दोस्तों, ये कहानी है लैरी हॉल की। 41 महिलाओं की दर्दनाक तरीके से हत्याएं की है। 1993 में लैरी हॉल ने पुलिस के सामने अपने जुर्म को स्वीकार किया। मिडल ईस्ट में दर्जनों महिलाएं लड़कियों की हत्याएं की है उसने। फिर से थोड़ी देर बाद ही अपने जुर्म को स्वीकार नहीं किया उसने। विकीमीडिया कॉमन्स। लैरी हॉल का 1993 का मैगशॉट। ब्लैकबर्ड जेम्स नामी शख्स ने लैरी हॉल का चोरी छुपे उसका पीछा किया उसके बारे में जानने के लिए, या वो सही में सीरियल किलर है या नहीं। लेकिन लैरी हॉल कौन है? टेड बंडी, जेफरी डेमर जैसे ही अन्य स्वार्थी हत्यारों की जैसे ही लैरी हॉल की कहानी है। हालांकि 1981 और 89 में अनगिनत लड़कियों की हत्याएं की थी, लेकिन पुलिस के सामने अपने जुर्म को स्वीकार किया। फिर से थोड़ी ही देर बाद अपने शैतानी दिमाग में कुछ ऐसा प्लान किया, तुरंत ही अपना कबूलनामा वापस ले लिया। एक 14 साल की लड़की के किडनैप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जो लैरी हॉल के लाइफ के बारे में जो बातें कही जाती है, उन बातों से बहुत ही भयानक दरिंदे जानवर की तस्वीर पेश की जाती है। लैरी हॉल का बचपन किस तरीके से गुजरा। लैरी हॉल और उसके जुड़वा भाई गैरी हॉल का जन्म 10 दिसंबर 1963 में वबाश, इंडियाना में हुआ था। लैरी हॉल के जन्म के बाद ही उसका भाई तो ठीक था, लेकिन लैरी हॉल की बहुत बुरी कंडीशन थी। कुछ ऐसे बीमारियों के साथ जन्म हुआ था लैरी हॉल का। तुरंत ही उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। लैरी हॉल जब अपना फर्स्ट टाइम स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उसके दोस्तों ने उसकी बीमारी के बारे में बता के उसे बहुत सताया, बहुत चिढ़ाया। तूने तो अपने बचपन में बहुत अच्छी तरीके से अपना बिस्तर गीला किया होगा। कुछ ऐसी बातें जो लैरी हॉल के भाई ने 2010 में CNN को जो बातें बताई, वो बहुत ही हैरान करने वाली बातें थी। एक रात जब मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक ही तेज धार हथियार लेकर मेरे ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो मुझ पे हमला करने वाला था, तुरंत ही मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने आप को बचा लिया, वरना वो उसी वक्त मुझे मार दिया होता। बचपन से ही उसका शैतान दिमाग था। वो हर किसी को नुकसान पहुंचाना ही चाहता था। किसी से वो शांत तरीके से कभी बात नहीं करता था। हर किसी से लड़ाई झगड़े, हमेशा हर किसी को नुकसान पहुंचाना ही चाहता था। थे तो हम लोग जुड़वा भाई, लेकिन उसकी लाइफ और मेरी लाइफ बहुत अलग थी। एक तरफ जो मैं था, अपनी लाइफ नॉर्मल लोग के जैसा शांत तरीके से अपनी लाइफ को गुजारना पसंद करता था। दूसरी लैरी हॉल की लाइफ थी, वो कभी शांत रहता ही नहीं था। हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने का ही सोचता था। हर किसी से मारपीट, लड़ाई झगड़े ही करता था। किसी से प्यार मोहब्बत से कभी नहीं रहता था। मैंने उसे बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वो हमारी बात कभी नहीं मानता था। पहली बार जब लैरी हॉल को पुलिस का सामना करना पड़ा, तब उसकी एज थी सिर्फ 14 साल। अपने ही टाउन में एक मॉल में तोड़ फोड़ करके भाग रहे थे, तो पुलिस वालों ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो एक पुलिस वाले ने बाद में कहा, ये बच्चे कोई आम बच्चों जैसे नहीं थे। इन्हें पकड़ने में हमें बहुत सारी परेशानियां आई थी, जैसे कि कोई बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने में हमें जो प्रॉब्लम्स आती है। हम खुद शौक थे, इतने से छोटे बच्चे और इतनी उम्र में इतनी सफाई से अपने जुर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लैरी हॉल का जब हाई स्कूल खत्म हुआ, वो दूसरे शहर जाकर अपने कॉलेज का एडमिशन करवाया। वो जिस भी शहर में जाता, उन शहरों की लड़कियां अजीब तरीके से गायब हो जाती। लेकिन लैरी हॉल पहली बार सितंबर 1992 में कुछ ऐसे केस में पुलिस के सामने आया। जॉर्जटाउन में 14 साल की लड़की को किडनैप करके वबाश, इंडियाना में एक मकई के खेत में उस लड़की को मार के फेंक दिया था। 2.5 महीने बाद पुलिस को उसकी लाश मिली। लोगों ने बताया लास्ट टाइम उसके घर के सामने साइकिल चला रही थी। उसके बाद से हमने नहीं देखा था। जिस जगह पे उस लड़की की लाश मिली, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि एक वैन वहाँ पर आकर रुकी और उस वैन में से एक व्यक्ति नीचे उतरा और अपनी गाड़ी के पीछे साइड चला गया। अपने गाड़ी की डिक्की ओपन किया और कुछ सामान नीचे उतारा और वहाँ साइड में फेंक कर जा रहा था। हमने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और पुलिस वालों को बता दिया।
पुलिस वालों ने उस गाड़ी के नंबर से उसका पता लगा लिया। इसके अलावा 6 महीने पहले वबाश इंडियाना में क्रिस्टियन ली लड़की ऐसे ही अजीब तरीके से गायब हो चुकी थी और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ के लड़कियाँ अजीब तरीके से गायब हो रही है। लेकिन क्रिस्टियन ली लड़की के परिवार वालों को 1992 में आज भी पता नहीं चला कि हमारी लड़की का आखिर क्या हुआ। 28 मार्च 1992 को 18 साल की क्रिस्टियन ली जैसे ही अपने घर से एग्ज़ाम लिखने के लिए अपने स्कूल पहुंची तो तुरंत ही उसे याद आया कि अपने घर पर ही वो पेन को भूल कर आई है। जैसे ही ये बात उसे पता चली तुरंत ही अपने टीचर के पास जाकर बताने लगी। टीचर को बताने के बाद टीचर ने कहा कि अभी क्लास स्टार्ट होने को थोड़ा टाइम है, आप स्कूल के बाहर जाकर एक शॉप से खरीद कर जल्दी से ला लो। जैसे ही क्रिस्टियन ली अपने स्कूल के बाहर निकल के शॉप के पास गई और वहाँ से खरीद के वापस आने के वक्त अचानक तरीके से गायब हो गई और उसके बाद से फिर कभी अपने स्कूल को लौटकर नहीं आई। लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि जहाँ से क्रिस्टियन ली पेन खरीद कर वापस आ रही थी उसको वहीं से किडनैप किया गया था। मगर उसके माँ बाप का ये कहना है कि जिस दिन किडनैप हो गई उसको उसी दिन मार दिया गया था, मगर हमें उसकी बॉडी फिर कभी नहीं मिली। क्रिस्टियन ली जिस दुकान से पेन खरीद रही थी उस दुकान के आसपास वालों का ये कहना है कि यहाँ पर हमने लैरी हॉल को बहुत बार लड़कियों का अजीब तरीके से पीछा करते हुए देखा गया था। लेकिन जब पुलिस वालों ने लैरी हॉल को शक की बुनियाद पे क्रिस्टियन ली के केस के बारे में जब पूछताछ करने के लिए लाया गया तब कुछ पुलिस वालों ने यह सोचा कि लैरी हॉल इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब लैरी हॉल से पूछताछ करना स्टार्ट किया गया वहाँ के एक पुलिस वाले ने क्रिस्टियन ली की तस्वीर दिखा के ये पूछा कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। लैरी हॉल जैसे उस तस्वीर को देखा अपने दोनों हाथ को अपने चेहरे पर रख के जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा जैसे कि उस लड़की को नहीं जानता है। पुलिस वालों ने लैरी हॉल के बिहेवियर को देख के समझ गए कि लैरी हॉल हमसे कुछ छुपा रहा है। पुलिस वालों को लगा के इसको अपने तरीके से समझाते हैं। जब इसे अपने तरीके से समझाए तुरंत ही अपना मुंह खोल दिया हो। जब ऐसी बातें बताया कि पुलिस वालों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। इतनी हैरान करने वाली बातें थी वो। जैसे ही लैरी हॉल पुलिस वालों के सामने अपना मुंह खोला तुरंत ही अपने गुनाहों को कबूल किया। उसके बाद ही एक लड़की का नाम बताया, वो थी जेसिका रिडलर। पहले तो इसको किडनैप किया और एक जंगल में लेकर गया। अपने पैंट से अपना बेल्ट उतारा और उसके गले में डालकर उसको सांसों को रोक दिया। जैसे ही उसकी सांसें रुक गई उसको ज़मीन पे लिटाकर उसके साथ बलात्कार किया। इतने बार किया जब तक उसका दिल नहीं भरा। जैसे ही उसका दिल भर गया उसको वहीं पर ठिकाने लगा दिया। ये बातें लैरी हॉल ने बताई पुलिस वालों के सामने। और इसकी ही जैसे लड़कियों को अनगिनत लड़कियों को मैंने ही ऐसे ही मारा था। लेकिन आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों को मारा था उनमें से कई लड़कियों का चेहरा मुझको आज भी बहुत अच्छे से याद है। जब मैं उन लड़कियों को मारता था, उन्हें टॉर्चर करता था, उनको दर्द में देख के मुझे बहुत मज़ा आता था। जब वो चीखते चिल्लाते थे मुझको बहुत मज़ा आता था, मुझको बहुत सुकून मिलता था। बहुत ही दर्दनाक मौत देता था मैं उन लोग को। ये सारी बातें जेसिका रिडलर को मारने के बाद पुलिस वालों के सामने अपने गुनाह को कबूल किया था मैंने। जब दूसरे दिन पुलिस वालों ने फिर से लैरी हॉल से पूछताछ करने के लिए जब रूम में लेकर आया गया तो लैरी हॉल ने कुछ ऐसी बातें बताई। मैंने जितने भी लड़कियों को मारा था सिर्फ मैंने सपने में मारा था और उनकी हत्याएं की थी। हकीकत में मैं किसी लड़की को नहीं जानता, ना ही मैं किसी लड़की को मारा हूँ। ये बातें पुलिस वालों को बता रहा था। पुलिस वाले खुद उसको हैरान थे उसके बातों को सुन के कि ये कभी अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है, कभी अपने गुनाहों को वापस ले रहा है। पुलिस वाले उसको कभी समझ ही नहीं पा रहे थे। 1994 में लैरी हॉल को जेसिका रिडलर के किडनैप के आरोप में दोषी पाया गया। उसके बाद ही उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद भी इतने सवाल थे जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। क्या लैरी हॉल ही था जो अनगिनत लड़कियों का कत्ल किया था? क्या जेसिका रिडलर के पीछे भी लैरी हॉल का ही हाथ था? हाँ, तो जेसिका रिडलर की लाश कहाँ पर है? किंग जेमी नाम का शख्स ऑलरेडी 11 साल की सज़ा काट रहा था ड्रग्स के केस में। उसको जेल में आए हुए सिर्फ 11 महीने हुए थे। जब लैरी हॉल को जेल में लाया गया वहाँ के एक पुलिस वाले ने ये सोचा कि लैरी हॉल के बारे में कुछ और जानने के लिए एक प्लान बनाया। वो पुलिस वाले ने उसके पास गया और ये सारा प्लान बताया उसको। तू लैरी हॉल के पास जाकर उसके पास से इन्फॉर्मेशन लेके मुझको बता, तेरे सारे जितने भी रिकॉर्ड्स है पूरे मैं रिकॉर्ड्स हटा दूंगा। ये डील किया उससे। किंग जिमी ने उस पुलिस वाले की सारी डील को मान लिया और सारी शर्तों को भी मान लिया।
वो पुलिस वाले ने लैरी हॉल के बगल के रूम में ही किंग जेमी को ठहरा दिया और किंग जेमी का खेल शुरू हो गया। लैरी हॉल से दोस्ती करने लगा, लैरी हॉल के साथ घुल मिल के बात करने लगा। जब लैरी हॉल जेल में ही एक लकड़ी के कारखाने में काम कर रहा था, वहीं पे साइड में बैठकर एक नक्शा बना रहा था। नक्शा बनाने के दौरान ही एक जगह पे वो मार्क किया हुआ था। उतने में ही किंग जेमी आया और उस नक्शे को देख लिया और जहाँ पर मार्क किया हुआ था वो भी देख लिया। वो तुरंत ही समझ गया और वहाँ से बाहर चला गया। बाहर जाकर तुरंत ही FBI को एक मैसेज भेजा और मनी मन में बहुत खुश हो रहा था क्योंकि अब वो लैरी हॉल का केस सॉल्व कर लिया है। समझ रहा था, उसे ये पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। किंग जेमी ने जो मैसेज FBI को भेजे थे वो मैसेज कभी FBI तक पहुंचे ही नहीं थे। उसके बाद में भी कई हफ्तों तक उसको जेल में ही रुकना पड़ा था। जब उसको जेल से रिहा किया गया, तुरंत ही लैरी हॉल को पता चला। वो तुरंत सारे नक्शों को, अपने सबूतों को मिटाने लग गया। लैरी हॉल कितने लड़कियों की हत्याएं की थी कोई नहीं जानता था, उसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला। जानता तो वो सिर्फ एक ही शख्स था, वो खुद लैरी हॉल था। वो कितने लड़कियों को मारा है वो सिर्फ उसे ही पता था।